हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिस्ट दी गई होगी। वहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ नूरपुर ट्रांसफर्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी। तो नूरपुर के कौन से राजा ने अपनी राजधानी पठानकोट से धमेरी जो है तो स्थानांतरित की थी? तो वह कौन थे? क्या वह भक्तमल थे? क्या वह बासदेव थे? क्या वह जगत सिंह थे? या फिर क्या वह सूरजमल थे? तो वह कौन थे? तो पठानकोट से धमेरी जो है तो राजधानी स्थानांतरित की थी नूरपुर के राजा बासदेव ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री, थोड़े-से फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से राजधानी को पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित किया गया था। तो थोड़ी-सी हिस्ट्री या फिर थोड़ी-सी कहानी मैं आपको बताऊँ, तो कहानी आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो कहानी स्टार्ट होती है, ऑप्शन ए में दे कर के रखे हैं भक्तमल। इनसे जो है तो कहानी स्टार्ट होती है। यह जो है तो नूरपुर के राजा हुआ करते थे और इनका टाइम पीरियड जो है तो 1513 से लेकर के 1558 तक था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में पहले दिल्ली की गद्दी पर जो है तो मुगल हुआ करते थे। बाद में आप सभी को पता है कि शेरशाह सूरी आता है, वह हुमायूँ को पराजित करता है और दिल्ली की गद्दी पर किसका शासन हो जाता है? तो वह सूरी एम्पायर का शासन हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल गया। तो कहानी यहाँ हमारी स्टार्ट कहाँ से हुई? नूरपुर के राजा भक्तमल से। अब इसके जो है तो सूरी एम्पायर से जो है तो काफ़ी अच्छे संबंध थे और उस समय दिल्ली पर जो है तो सूर्यवंश का ही शासन चल रहा था। लेकिन बाद में आप सभी को पता है कि 1556 में फिर से जो है तो मुगल आते हैं और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो मुगल आए 1556 में और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए और आप सभी को पता है उसके बाद जो है तो कौन राजा बनता है? तो वो बनता है अकबर। अब अकबर राजा बनता है तो सूरी वंश के साथ जो है तो दोस्ती के चलते अकबर भक्तमल को जो है तो मरवा देता है। और कब मरवाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मरवाता है 1558 में। कब मरवाता है? 1558 में। और कहाँ पर मरवाता है? तो ये मरवाता है लाहौर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भक्तमल जो है तो मारा जाता है। अब भक्तमल के बाद जो है तो कौन राजा बनता है? तो वो बनता है तख्तमल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो तख्तमल था, यह जो है तो अपनी कैपिटल को पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित करना चाहता था, बट बीच में ही क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद राजा बनता है बासदेव और बासदेव का आपने देख लिया कि बासदेव ने अपनी राजधानी को पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित कर लिया। तो ये थी थोड़ी-सी कॉन्टेक्स्ट, थोड़ी-सी हिस्ट्री आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है बासदेव से। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि बासदेव किस मुगल शासक का समकालीन था? तो ये आप सभी को पता चल गया कि यह अकबर का समकालीन था। ये आपने ध्यान में रखना है और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब नूरपुर की यहाँ पे बात आई है, तो नूरपुर की स्थापना किसने की थी? जेठपाल ने की थी। कब की थी? 1000 ईस्वी में जो है तो जेठपाल ने नूरपुर की स्थापना की थी। 2 क्वेश्चंस और जो है तो नूरपुर से बनते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है। एक तो बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय नूरपुर का कौन-सा राजा समकालीन था? या फिर आप कह सकते हैं कि नूरपुर का ऐसा कौन-सा राजा था जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो वो था जसपाल। ये आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन बनता है कि नूरपुर का ऐसा कौन-सा राजा था जो सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो वो था भीमपाल। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, तो आपने ध्यान से इनको पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्मॉलेस्ट प्रिंसिपैलिटी इन कांगड़ा एरिया? तो निम्नलिखित में से कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा क्षेत्र की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? क्या वह बंगाल थी, कुटलैहड़ थी, जसवा थी या फिर सिब्बा थी? तो कौन सी थी? तो वो थी कुटलैहड़। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी थी? कुटलैहड़ थी। अब यहाँ पर भी मैं आपको थोड़े-थोड़े पॉइंट्स यहाँ पर बताऊँगा जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि वो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि कुटलैहड़ की यहाँ पे बात आई, तो कुटलैहड़ की स्थापना जो है तो किसने की थी? तो वो की थी जसपाल ने और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में बन चुका है। जसपाल ने की थी। 2-3 फैक्ट मैं आपको कुटलैहड़ से और बताऊँगा जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं। जैसे कि जो संसार चंद था, कांगड़ा का राजा था संसार चंद। तो संसार चंद ने जो है तो कब कुटलैहड़ पर कब्ज़ा किया था? तो इसने कुटलैहड़ पर कब्ज़ा किया था 1786 1786 में। ये आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन जो है तो कुटलैहड़ से बनता है कि कुटलैहड़
यह जो है तो सिखों के अधीन कब आ गई थी? तो कुटलैहड़ रियासत जो है तो सिखों के अधीन 1809 में आ चुकी थी, 1809 में आई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको कुटलैहड़ से बताए जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ऑप्शन ए में है बंगाल। तो बंगाल से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इसकी राजधानी बहुत बार एग्जाम में बनती है। तो बंगाल की कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी बीर। क्या हुआ करती थी? बीड़। एक और क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बनता है कि बंगाल के किस राजा को मंडी के राजा ने मरवा दिया था या फिर दमदमा महल में मरवा दिया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है कि बंगाल का वह कौन सा ऐसा राजा था जिसको मंडी के राजा सिद्धसेन ने दमदमा महल में मरवा दिया था? तो वो था राजा पृथ्वीपाल। कौन था? पृथ्वीपाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और पृथ्वीपाल पाल की मृत्यु जो है तो मंडी के राजा सिद्धसेन ने कब की थी? 1720 में की थी। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो यहाँ से भी हमने 2-3 पॉइंट्स देख लिए। अच्छा, ऑप्शन सी में है जसवां। जसवां की स्थापना किसने की थी? तो जसवां की स्थापना पूरब चंद ने की थी। कब की थी? डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1170 में की थी। और जसवां की कैपिटल क्या थी, यानी कि इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी राजपुर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये राजपुर कहाँ पर पड़ता है? तो प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो उन्ना के अंब के पास यह राजपुर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन डी में है सिब्बा। तो सिब्बा की भी बात कर लेते हैं। तो सिब्बा की स्थापना जो है तो शिवराम चंद्र ने की थी। कब की थी? 1450 में की थी। कब की थी? 1450 में की थी। अच्छा, 2 क्वेश्चन सिब्बा से बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष सिब्बा राज्य पर महाराणा रणजीत सिंह ने कब्जा किया था? तो वो किया था 1809 में। और दूसरा क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड ने बहुत बार पूछ रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सेकंड सिख युद्ध के दौरान, यानी कि दूसरे सिख युद्ध के दौरान सिब्बा राज्य से सिखों को किसने खदेड़ा था? तो वो खदेड़ा था राम सिंह ने। ये 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो चारों के चारों पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो गए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपको इनकरेक्ट यहाँ पर बताना है। देखो, बेसिकली आपको यहाँ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है। क्या आपसे करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है? तो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स में कौन-कौन सी स्टेटमेंट जो है तो इनकरेक्ट हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टेटमेंट 1 से हम यहाँ पर एनालाइज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, द सतलुज रिवर एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट एट बादल इन रामपुर तहसील। तो सतलुज नदी रामपुर तहसील के बादल में शिमला जिले में प्रवेश करती है। तो क्या यह सही स्टेटमेंट हो जाएगी? तो जी हाँ, ये जो है तो सही स्टेटमेंट है। जो सतलुज रिवर है वह शिमला जिले में बादल नामक जगह से प्रवेश करती है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। सतलुज फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट विद निरमंड, करसोग एंड आनी तहसील ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो सतलुज नदी कुल्लू जिले के निरमंड हो गया, करसोग हो गया और आनी तहसीलों के साथ शिमला जिले की सीमा रेखा बनाती है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही हो जाएगी? जी नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? तो यहाँ पर देखो, बीच में दिया गया है करसोग, और करसोग आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो ये है मंडी जिले में। बट यहाँ पर बोला गया था कि यह कुल्लू जिले के निरमंड, करसोग और आनी तहसीलों के साथ शिमला जिले की सीमा रेखा बनाती है। तो करसोग आप सभी को पता चल गया कहाँ पर है, तो वो है मंडी में, ना कि कुल्लू में, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। अब स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं। गिरी ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ चंद्रनाहन पीक। तो गिरी नदी चंद्रनाहन शिखर के आधार से निकलती है। तो गिरी नदी क्या चंद्रनाहन शिखर के आधार से निकलती है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। तो गिरी नदी कहाँ से निकलती है? ये आप सभी ने सुना होगा, कुप्पर पीक। आप सभी को पता होगा कुप्पर पीक से निकलती है गिरी नदी। और कुप्पर पीक कहाँ पर है? तो यह शिमला के जुब्बल में पड़ती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट पूछी गई थी, तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये जो है तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ और भी फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एक पॉइंट तो आपको सतलुज नदी के बारे में पता चल गया कि यह शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यह बडहल या फिर बधाल नामक जगह से जो है तो प्रवेश करती है। उसी तरह आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि सतलुज नदी बिलासपुर में कहाँ से प्रवेश करती है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान से याद रखना है कि सतलुज नदी बिलासपुर में जो है तो कसोल नामक जगह से प्रवेश करती है। अच्छा, सतलुज रिवर की टोटल लेंथ कितनी है? तो टोटल लेंथ है 1448 किलोमीटर। और यह हिमाचल में कितना बहती है? तो हिमाचल में बहती है 320 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सतलुज नदी की कुछ एक सहायक नदियां हैं जो कि आपको ध्यान से सुननी है। उनमें जो है तो बसपा नदी हो गई, स्पीति नदी, नोगली खड्ड, सरियाली खड्ड, मुलगौन नदी हो गई, गंबर खड्ड, धानवी खड्ड, कशांग नदी
अलीगढ़ हो गई, तैंती हो गई, सोलदांग हो गई, दुलिंग हो गई। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आप कह सकते हैं या फिर सहायक नदियाँ या फिर सहायक खड्डें जो कि किसकी हैं, तो वो हैं सतलुज रिवर की। ये आपको ध्यान से पढ़नी है, ये बहुत बार एग्जाम में बनती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन-सी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 से हम एनालाइज़ करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 है, लॉर्ड डलहौज़ी एंड बिशप रे डैनियल विल्सन ऑफ कलकत्ता लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रिज चर्च। तो लॉर्ड डलहौज़ी और कलकत्ता के बिशप रे डैनियल विल्सन ने रिज चर्च की आधारशिला रखी थी। और स्टेटमेंट 2 की भी हम बात कर लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड। तो लॉर्ड हार्डिंग ने हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण शुरू किया था। तो चलिए अब आपने स्टेटमेंट्स यहाँ पर पढ़ दी। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर कहती है कि लॉर्ड डलहौजी और कलकत्ता के बिशप रे डैनियल विल्सन ने रिज चर्च की आधारशिला रखी थी। तो क्या यह स्टेटमेंट सही हो जाएगी? जी नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने नहीं रखी थी, बल्कि रखी थी लॉर्ड हार्डिंग ने। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो है तो लॉर्ड डलहौजी की जगह क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग हो गया और कलकत्ता के बिशप रे डैनियल विल्सन ने जो है तो रिज चर्च की आधारशिला रखी थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही होनी थी, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गई। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड। तो क्या लॉर्ड हार्डिंग ने हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण शुरू किया था? जी नहीं, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण कार्य जो है तो किसने शुरू किया था? तो वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई, इसलिए आपसे करेक्ट पूछी गई थी, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता चल गया, एक तो थे लॉर्ड हार्डिंग, और एक थे कलकत्ता के बिशप रे डैनियल विल्सन। इन दोनों ने मिलकर के जो है तो रिज चर्च की आधारशिला रखी थी। और कब रखी थी? ये वाला क्वेश्चन जो है तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इन्होंने जो है तो आधारशिला रखी थी 1844 की यह बात है। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इसका जो है तो डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका डिज़ाइन तैयार किया था कर्नल जेटी बोयलू ने। और कब किया था? वो भी 1844 में ही जो है तो डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया गया था। और डिज़ाइन जो है तो कैसा था? तो डिज़ाइन था इनका नियो गॉथिक स्टाइल का। नियो गॉथिक स्टाइल, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कई बार आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिज चर्च का जो डिज़ाइन है तो वह कैसा है? तो वह है नियो गॉथिक स्टाइल। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो 1844 में जो है तो इन्होंने आधारशिला रखी और बाद में जाकर के जो है तो रिज चर्च कब जो है तो बनकर तैयार हो गया था? तो वो बनकर तैयार हो गया था 1857 1857 की यह बात है। तो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए जो कि आपको ध्यान से सुनने हैं और ध्यान इनको इनको देखो, आपको कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको नोट भी कर लेते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पर देख ली, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रेणुका मेला किस महीने में लगता है? इन विच मंथ इज रेणुका फेयर हेल्ड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया भी था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि रेणुका मेला किस महीने में लगता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि रेणुका मेला कौन से जिले में मनाया जाता है। ये तो सभी को पता है कि रेणुका मेला जो है तो सिरमौर में लगता है, बट किस महीने में लगता है? तो वो लगता है नवंबर महीने में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि कौन से महीने में लगता है, ये आपने यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। उसी तरह कुछ और भी मेलों की अगर बात करें, जैसे कि गसोता मेला, ये लगता है हमीरपुर में। और कौन से महीने में लगता है? तो ये लगता है मई महीने में। उसी तरह माहूनाग मेला आपसे पूछा जाता है, तो माहूनाग मेला सभी को पता है कि ये मंडी में लगता है, बट स्पेसिफिक लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है कि माहूनाग मेला मंडी के करसोग में लगता है। उसी तरह बात करें मारकंडा मेला की, तो मारकंडा मेला भी इंपॉर्टेंट है, ये लगता है बिलासपुर में। और बिलासपुर में भी वो स्पेसिफिक लोकेशन कौन सी है जहाँ पर मारकंडा मेला लगता है? तो ये लगता है बिलासपुर के जुखाड़ा में, और ये जून के महीने में लगता है। उसी तरह बिलासपुर की ही अगर बात करें तो गुग्गा मेला लगता है, तो कहाँ पर लगता है? तो यह बिलासपुर के गेहड़वी में लगता है, और अगस्त और सितंबर महीने में यह लगता है। उसी तरह इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, डुंगरी मेला, ये तो देखो सभी को पता है कि डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है? कुल्लू के मनाली में लगता है, बट कौन से महीने में लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लगता है मई महीने में। कब लगता है? मई महीने में। और यह जो है तो देवी हडिम्बा को समर्पित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह नैना माता का मेला कहाँ पर लगता है? तो नैना देवी का मेला जो है तो बिलासपुर में लगता है, ये आप सभी को पता होगा। और कौन से महीने में लगता है? तो ये लगता है अगस्त महीने में, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, पुराग मेला
पुराग फेयर जो है तो किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मैं ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो पुराग मेला जो है तो शिमला डिस्ट्रिक्ट यानी कि शिमला जिले में लगता है। बट शिमला जिले में किस जो है तो स्पेसिफिक लोकेशन में यहाँ लगता है, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको नहीं आता है, सर्च करो, ढूंढो और आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हैज़ अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स एकेडमिक ड्रेस फॉर द कॉन्वोकेशन सेरेमनी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह के लिए निम्नलिखित में से किसे अपने शैक्षणिक परिधान के रूप में अपनाया है? तो क्या वह सादरी और बुशहरी टोपी को अपनाया है, लोई या फिर पहाड़ी टोपी, छपकन और किन्नौरी शॉल, या फिर पहाड़ी टोपी और रेश्ता? तो किसे अपनाया है? तो आप सबने देखा होगा, जब भी एचपीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है तो वहां पर क्या पहनाया जाता है? तो वहां पर पहनाया जाता है लोहिया और पहाड़ी टोपी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो क्या पहनाया जाता है? लोहिया और पहाड़ी टोपी। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स और बताए थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो चोला और एक डोरा। तो चोला तथा डोरा किनके पहनावे का प्रमुख अंग है? तो यह गद्दियों के पहनावे का प्रमुख अंग है। तो चोला जो है तो कौन पहनते हैं? तो चोला जो है तो पुरुष गद्दी पहनते हैं, जबकि डोरा जो है तो महिलाएं गद्दी पहनती हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठेपांग, ठेपांग करके। तो ठेपांग का क्या अर्थ है और किन्नौर में इसको क्या बोला जाता है? तो किन्नौर में ठेपांग को क्या बोला जाता है, यानी कि किन्नौरी लोग इनको क्या बोलते हैं, ठेपांग को क्या बोलते हैं? तो ठेपांग का अर्थ जो है तो किन्नौरी में होता है हिमाचली टोपी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज द झावर विच डॉक्टर इज कॉल्ड टू फाइंड आउट वेदर द बॉडी शुड बी बर्न्ट, बरीड और कट इनटू पीसेज। तो निम्नलिखित में से किस घाटी में झावर यानी कि जादूगर को यह पता लगाने के लिए बुलाया जाता है कि शव को जलाया जाए, दफनाया जाए या फिर टुकड़ों में काट दिया जाए? तो कौन सी वैली में ऐसा किया जाता है? तो वो किया जाता है स्पीति वैली में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर किया जाता है? स्पीति वैली में। तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर जो है तो लामा हमें बताता है कि शव को जलाया जाए, दफनाया जाए या फिर टुकड़ों में काटकर जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया जाए। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर होता है? तो ये होता है स्पीति वैली में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब किन्नौर की यहाँ पे बात आती है, तो किन्नौर से एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। किन्नौर में मृत्यु के 3 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार। कौन-कौन से हैं? एक तो है डुबंत, एक है भगंत और एक है फुकंत। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ से बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तो यह स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन-सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टेटमेंट 1 से हम यहाँ पर एनालाइज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, छंब इज़ ए मास्क डांस परफॉर्म इन चंबा एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो छंब एक मुखौटा नृत्य है जो चंबा और किन्नौर जिले में किया जाता है। तो क्या छंब जो है तो ये चंबा और किन्नौर दोनों जिलों में किया जाता है? जी नहीं, यह जो है तो चंबा में नहीं किया जाता, क्योंकि छंब एक ऐसा नृत्य है या फिर ऐसा डांस होता है जो सिर्फ और सिर्फ जो है तो मोनेस्ट्रीज में होता है। और क्या जो है तो चंबा में मोनेस्ट्री है? नहीं है। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गई इनकरेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, घोड़े इज द लीडर हुज फुट स्टेप्स आर फॉलोड बाई द ऑल डांसर्स। तो घुरे वह नेता होता है जिसके पद चिन्हों का अनुसरण जो है तो सभी नर्तक करते हैं। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि जो घुरे होता है वह लीडर होता है और घुरे को ही जो है तो सब फॉलो करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, छंब इज परफॉर्म बाई बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो छंब नृत्य पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। तो क्या छंब नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? जी नहीं, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगी? क्योंकि जो छंब नृत्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है तो लामा करते हैं, और लामा भी कहाँ पर करते हैं? तो वो जो है तो मोनेस्ट्रीज के कोर्ट यार्ड में मास्क पहनकर करते हैं। ये वाली स्टेटमेंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो आपसे यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था, तो स्टेटमेंट 2 ही यहाँ पर जो है तो सिर्फ करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर क्लियर हुए, जैसे कि जो छंब नृत्य होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होता है? तो वो होता है मोनेस्ट्रीज में। ये आपको पता चल गया, मोनेस्ट्रीज में होता है, यानी कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में होगा, चंबा में नहीं होगा। ये आपको पता चल गया। और यहाँ पर लीडर कौन होता है? तो वो होता है घुरे। घुरे को ही सभी जो है तो फॉलो करते हैं, और छंब सिर्फ और सिर्फ जो है तो लामा करते हैं।
ये जो है तो महिलाएँ नहीं करती। चंब सिर्फ़ लामाज़ करते हैं और कहाँ पर करते हैं? मोनेस्ट्रीज़ के कोर्टयार्ड में मास्क पहन कर के करते हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द ट्रायल ऑफ नाथूराम गोडसे वॉज कंडक्टेड। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाथूराम गोडसे का मुकदमा चलाया गया था? तो वह क्या एलर्सली में चलाया गया था, पीटरहॉफ में चला था, बर्नेस कोर्ट में चला था या फिर रोथनी कैसल में चला था? तो नाथूराम गोडसे का मुकदमा जो है वो कहाँ पर चला था? तो शिमला में कहाँ पर चला था? तो वो चला था पीटरहॉफ में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित थोड़े-थोड़े की पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जो कि आपने ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर बात आई है पीटरहॉफ की। तो पीटरहॉफ जो है तो पहले क्या हुआ करता था? तो यह पहले जो है तो पंजाब का हाई कोर्ट हुआ करता था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह ऑप्शन ए में है एलर्सली। तो एलर्सली क्या हुआ करता था? तो यह जो है तो पहले पंजाब का सेक्रेटरीएट हुआ करता था। बट आज की डेट में यह हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का सेक्रेटरीएट है। ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद ऑप्शन सी में है बर्नेस कोर्ट। तो बर्नेस कोर्ट क्या हुआ करता था या फिर आज की डेट में यह क्या है? तो आज की डेट में यह जो है तो राजभवन है, यानी कि गवर्नर का हाउस है। तो बर्नेस कोर्ट आज की डेट में क्या है? तो वो है गवर्नर्स हाउस। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह रोथनी कैसल भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर जो है तो क्या हुआ था? यहीं पर जो एओ ह्यूम थे, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का विचार आया था। तो एओ ह्यूम को इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का विचार कहाँ पर आया था? तो वो आया था रोथनी कैसल में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ एक की पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।